हेलो बच्चों, आज मैं आपको राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अर्थात राज्यसभा के सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ से आगे समझेंगे कि संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। जैसे हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए कौन सी मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अतः राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है उनका चुनाव तो होता है, कहने का मतलब उसमें वोट तो डाले जाते हैं लेकिन जनता उसमें सीधे भाग नहीं लेती है। यानी जिन चुनावों में जनता सीधे भाग लेती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, और जिन चुनावों में जनता भाग न ले बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा नहीं बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अर्थात विधानसभा के सदस्यों को जनता ने चुना और विधानसभा के सदस्यों ने किसको चुना? आपके राज्यसभा के सदस्यों को। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें उदाहरण दिया हुआ है हमारे राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। तो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राजस्थान विधानसभा के 200 विधायक मिलकर करेंगे। जैसे हमने कल पढ़ा था कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं और राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 200। अर्थात राजस्थान में विधानसभा की कुल सीट कितनी है? 200। तो जो 200 विधानसभा के सदस्य हैं राजस्थान के, वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए हाल ही में 2 संशोधन हुए हैं। राज्यसभा के चुनावों में कुछ आंशिक परिवर्तन किया गया है। तो वो 2 परिवर्तन हुए हैं। उनमें पहला है कि प्रत्याशियों के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त का निवारण किया गया है। जिस राज्य से वह निर्वाचित होना चाहता है, तो प्रत्याशियों के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त का निवारण किया गया है। और जिस राज्य से वह निर्वाचित होना चाहता है, तो कहने मतलब पहले किसी व्यक्ति को उस राज्य का होना आवश्यक था जहाँ से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। अब कोई व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर पहले जो व्यवस्था थी वो गुप्त मतदान प्रणाली की थी। अब उसकी जगह खुली मतदान व्यवस्था को अंगीकार किया गया। अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार। तो कहना मतलब संविधान में संशोधन करके राज्यसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें 2 बदलाव किए गए। पहला कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए या राज्यसभा का होने के लिए
उसका उस राज्य का होना आवश्यक नहीं है। वो यानी किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है। दूसरा, पहले गुप्त मतदान प्रणाली थी, अब उसके स्थान पर खुली मतदान व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। राज्यसभा का निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है। तो कहने का तात्पर्य, जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उन चुनावों को कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत का निर्वाचन आयोग मुख्य तौर पर किस किस के चुनाव करवाता है? लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के, विधान परिषदों के और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी के जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। अब राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब होता है कि ये कभी भी भंग नहीं होता है। जैसे लोकसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की थी। कहने का मतलब, संविधान में जब राज्यसभा को शामिल किया गया था तो उसमें ये नहीं कहा गया था कि उनकी कितने समय तक नियुक्ति हो सकती है या वो कितने समय तक रह सकते हैं। इसे संसद पर छोड़ दिया गया था कि कितनी उनकी, कहने का मतलब, कार्यकाल होगा। इसके आधार पर संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तय किया था। तो 1951 में जो संसद के सदस्य हैं उनके द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। तो वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। व्यवस्था ऐसी स्थापित है कि प्रत्येक 2 वर्ष में या 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। जैसे इस तरह से है कि भाई, जैसे सरकारी नौकरी होती है तो उसमें जिन जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है और तो उनका रिटायरमेंट हो जाता है, उसकी जगह नई भर्ती के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो यही सिस्टम राज्यसभा में होता है कि हर 2 वर्ष बाद 1/3 नए सदस्यों की नियुक्ति होती है या वो निर्वाचित होते हैं। तो 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, जिनके स्थान पर पुनः 6 वर्ष के लिए सदस्यों का निर्वाचन होता है। पुनः निर्वाचित होने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है। अब राज्यसभा के पदाधिकारी। संविधान के अनुच्छेद 64 व 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपके 1 नंबर के लिए अच्छा प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, इसीलिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं। अनुच्छेद 89 के अनुसार सभापति के अतिरिक्त राज्यसभा का एक उपसभापति होता है। तो यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति ही होता है, लेकिन उपसभापति के लिए भी एक तरह से चुनाव होता है और ये ज़्यादातर जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक का उपसभापति के रूप में चयन करते हैं। इस तरह राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपसभापति
सदस्य होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यानी कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुन के आ जाता है। हम वैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा का ही सदस्य होता है। कहने का मतलब जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपसभापति का चुनाव करते हैं। जब उपराष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा सदन से अनुपस्थित रहता है, उस समय उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। वैसे तो अमूमन जैसे आपके जब भी राज्यसभा की बैठकें होती हैं तो राज्यसभा की बैठकों का जो संचालन है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन मान लीजिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, कहना मतलब कार्यवाहक, जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुनता है तो उस समय पर वह सारे राष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठकों का संचालन उपसभापति के द्वारा किया जाता है। या किसी कारण से उपराष्ट्रपति नए आए तो उनकी अनुपस्थिति में भी राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपसभापति के द्वारा की जाती है। तो प्रश्न जैसे आपका आता है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपसभापति। तो ये अब तक हमने राज्यसभा के गठन, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा की अवधि और उसके पदाधिकारियों के बारे में समझा। यहाँ से आगे हम लोकसभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे और लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा का गठन। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है अथवा लोकप्रिय सदन है। कहने का तात्पर्य है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि राज्यसभा को कई अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे उसे उच्च सदन कहते हैं, स्थायी सदन, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन, और एक उसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। इसी प्रकार से लोकसभा के भी कई अन्य नाम हैं, जैसे इसे निम्न सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं और जनता का लोकप्रिय सदन। साथ ही साथ एक और इसका नाम है प्रथम सदन। तो लोकसभा के 4 अन्य नाम हैं: निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का लोकप्रिय सदन और प्रथम सदन, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है। जैसे राज्यसभा का गठन तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार होता है, तो लोकसभा का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार होता है? अनुच्छेद 81 के अनुसार। प्रारंभ में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। कहना मतलब जब पहली बार हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय पर उनकी सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। लेकिन सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 520। और उसके बाद इनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 525। लेकिन 31वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1974 में हुआ था उसके द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई। तो जैसे आपके प्रश्न आता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। जैसे कल हमने पढ़ा था कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। तो इसी प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। तो ये जो अधिकतम सदस्य संख्या है ये 31वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1974 में निर्धारित की गई थी। अर्थात 1974 में 31वां संविधान संशोधन हुआ था
जिसके द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई थी, जिनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे। तो ये जो टोटल 552 संख्या है उसमें से 530 सदस्य कहाँ से चुन करके आएंगे? राज्यों से, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। तो 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। तो जो अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, उसमें से 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। लेकिन वास्तव में वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है। यानी कितनी हो सकती है? 552। कितनी है? 545। तो वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 545 है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल सदस्य संख्या 545, जिसमें से 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। विभिन्न राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर है। जैसे राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो भी जनसंख्या के आधार पर ही निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से लोकसभा की सदस्य संख्या भी जनसंख्या के आधार पर ही निर्धारित की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो यहाँ से सबसे अधिक लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं 80। तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए 80, महाराष्ट्र से 48 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा के सबसे अधिक सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से 80, और दूसरे नंबर पर लोकसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? महाराष्ट्र से, जिनकी संख्या है 48। और हमारे राजस्थान से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों वाला राज्य है, जहाँ से 80 सदस्य चुने जाते हैं। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ से 48 सदस्य चुने जाते हैं। और राजस्थान से लोकसभा के लिए 25 सदस्य चुने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है। देखिए, परिसीमन का मतलब होता है कि लोकसभा क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उनको घटाना बढ़ाना। जैसे उदाहरण के लिए हमारे भरतपुर ज़िले से पहले 2 लोकसभा सांसद चुन करके जाते थे, एक भरतपुर से और दूसरा बयाना से। लेकिन बाद में परिसीमन किया गया और आज हमारे भरतपुर ज़िले से एक ही सांसद चुन करके जाता है। तो जैसे इसका जो एरिया कम ज़्यादा करने का जो काम किया जाता है वो परिसीमन के आधार पर ही किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान, जिसके अनुसार प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन में प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 84 में संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। तो 84 में संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, उसके द्वारा ये तय किया गया है कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है ना 545 वर्तमान में, वह कब तक यथावत रहेगी? 2026 तक। 2026 के बाद हमारी संसद के द्वारा ये तय किया जाएगा कि ये जो सदस्य संख्या है इसको
बढ़ाया जाए और कितना बढ़ाया जाए, किस राज्य से कितने सदस्य। जैसे अब वर्तमान में तो उत्तर प्रदेश से 80 जाते हैं, महाराष्ट्र से 48, राजस्थान से 25, तो इनकी सदस्य संख्या और कितनी बढ़ाई जाए, ये सब कुछ निर्णय 2026 में होगा। तो 2026 तक तो ये सीटों की संख्या यथावत रहेगी, यानी यों की त्यों, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, कहना होता है लोकसभा के सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान व्यवस्थापिका के गठन में अनेक दोष विद्यमान थे। उन्होंने भारतीय शासन प्रणाली में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आदि के रूप में ऐसे तत्व शामिल कर दिए जिन्होंने हमारे राजनीतिक जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया था। तो अंग्रेज़ों की जो नीति थी फूट डालो राज करो की, उसी का प्रयोग करते हुए उन्होंने हमारे भारत देश में जो चुनाव का तरीका है उसे सांप्रदायिक बना दिया। कहने मतलब हमारे देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रयास किया था। तो सरदार पटेल ने कठिन परिश्रम कर अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने के लिए राजी किया। अतः स्वतंत्र भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। यानी आज हमारे भारत देश में जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे जनता द्वारा, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जिन्होंने वर्तमान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जिनका मतदाता सूची में नाम है, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष या अधिक उम्र के वयस्क नागरिक जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण है, वे मतदान द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। या निर्दलीय का मतलब होता है जो किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े, जैसे कोई बीजेपी से लड़ रहा है, कोई कांग्रेस से, कोई समाजवादी पार्टी, कोई बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ते, उन्हें कहते हैं निर्दलीय प्रत्याशी। तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को उस लोकसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं तथा जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें कोई निश्चित मत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ यदि किसी चुनाव क्षेत्र में 5 या अधिक प्रत्याशी हैं एवं सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को 25% मत प्राप्त हुए हैं, तब वह विजयी घोषित किया जाएगा, भले ही उसके विरोध में कुल 75% मत डाले गए हों। तो कहने का तात्पर्य होता है कि 5 प्रत्याशी खड़े हैं या 10 हैं, तो जिसमें से किसी भी एक व्यक्ति को अन्य की अपेक्षा अगर एक वोट भी ज़्यादा पड़ता है या एक वोट भी ज़्यादा मिलता है तो वही चुनाव में जीता हुआ मान लिया जाता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे मैं बता रहा था कि जैसे कई जगह होती हैं आपके जिनमें प्रतिशत होता है, जैसे गणपूर्ति कोरम के बारे में आपको कल पढ़ा रहा था कि जब भी लोकसभा या राज्यसभा की बैठक होती है तो वह तभी मान्य होगी जब उसमें कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे। अगर उससे कम होते हैं तो वो बैठक मान्य नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है। जितने भी प्रत्याशी चुनाव में लड़ते हैं उनमें सामने वाले को अन्य की अपेक्षा अगर एक वोट भी ज़्यादा मिलता है तो उसको चुनाव में जीता हुआ मान लिया जाता है। तो यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त मत एवं स्थानों में कोई संगति नहीं होती है। जैसे 2014 में 542 स्थानों पर लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुए थे। चुनावों में भाजपा को 283 स्थान, यानी भाजपा ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 283। और उनका जो वोट प्रतिशत था
वो 50% से अधिक स्थान प्राप्त हुए, जबकि उसे कुल मत कितने मिले थे? 31%। यानी उन्होंने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? 50% से अधिक। लेकिन उन्हें कितनी जनता ने वोट डाले थे? 31% लोगों ने। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये आपके जैसे बोर्ड में पूछा जा चुका है प्रश्न कि वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। कहने का मतलब जो टोटल सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ से आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।